अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 2। ये जो चैप्टर है इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को पढ़ते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं। सॉल्व फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशन। मैं पहले बता चुकी हूँ सिमुल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। सिमुल्टेनियस इक्वेशंस वो इक्वेशन होते हैं जिसमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं, यानी 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन, जो इक्वेशंस हमें गिवन होते हैं उनका सोल्यूशन जो है वो कॉमन होता है। ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनका सोल्यूशन कॉमन हो उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ उसे हमें 2 इक्वेशन दे दी हैं और कहा है कि ये सिमुल्टेनियस इक्वेशंस हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वो कॉमन होगा। सोल्यूशन यानी कि इनमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम निकालेंगे वो कॉमन होंगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन दी हुई हैं और हमने इनको सॉल्व करना है। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन थे, 2 टाइप्स हमने किए हैं। पहली टाइप ये थी कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर जिसमें एक्स की जो पावर है वो 1 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर या कोई भी वेरिएबल y की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 टाइप की हैं। पहली जो टाइप थी उसमें एक लीनियर इक्वेशन होती थी और दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी जिसमें x की पावर 2 होती थी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जब इस तरह की टाइप थी जिसमें एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो, उसमें हम लीनियर के ज़रिए x की वैल्यू निकाल लेते थे और y में पुट करते थे और फिर y की भी वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू निकाल लेते थे और उनको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते थे। फिर दूसरी कंडीशन ये आई थी कि पहली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दूसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर यूज़ हुआ था, जो वेरिएबल यूज़ हुआ था उसकी पावर 2 थी। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ये दूसरी टाइप थी इस एक्सरसाइज की। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने दोनों इक्वेशंस को प्लस या माइनस करके एक एक्स या वाई की वैल्यू को ख़त्म कर दिया और फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है और फिर हमने वाई में पुट किया, पहली इक्वेशन पुट किया, फिर वाई की वैल्यू हुई है, जैसे तरीका होता है। अब हम तीसरी टाइप देख रहे हैं। ये दोनों हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये है तीसरी टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें 4 के साथ एक्स वाई भी यूज़ हो रहा है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यूज़ हो रहा होता तो फिर हम प्लस माइनस करके दोनों इक्वेशन को एक्स स्क्वायर का ख़त्म कर देते और फिर वाई हमारे पास आ जाता, उसका स्क्वायर रूट लेके वाई की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहाँ हमारे पास एक्स वाई भी साथ लिखा हुआ आ रहा है, यानी एक ऐसी टर्म है जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल यूज़ हुए हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको 1 का नाम दे देंगे और इसको 2 का नाम दे देंगे। जब 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x और y ऐसी टर्म है जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, तो तब हम क्या करेंगे, जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व होंगे उस इक्वेशन को लेके उसको फैक्टराइज कर लेंगे। यानी कि हम लिखेंगे बाय 2। हम इक्वेशन 2 को यूज़ कर रहे हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम दूसरी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से आता होगा। वो क्या होता है कि जो पहली और आखिरी टर्म होती है, पहली और आखिरी टर्म, उसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर पहली टर्म है और माइनस 5 स्क्वायर आखिरी टर्म है, यानी कि तीसरी टर्म है, उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो दरमियान वाली जो एक टर्म बचती है, देखिए पहली टर्म और आखिरी टर्म, यानी कि पहली और तीसरी को हमने एज इट इज़ लिख लिया। जो बीच वाली टर्म है उस एक टर्म से हम ऐसी दो टर्म बनाएंगे जिन्हें हम ऐड करें तो प्लस 4xy आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर आना चाहिए। अब 4xy से हमने क्योंकि 2 टर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, प्लस 5xy माइनस xy। आपको पता है कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ होता तो साथ 1 कोफिशिएंट होता है। यहाँ मैंने कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है। 5xy में से 1xy जाए तो क्या आता है, 4xy। यानी हमने इस एक टर्म से ऐसी 2 टर्म बनाई जिन्हें हम ऐड या माइनस करें तो 4xy आता है, क्योंकि 5xy में से -1
एक्स वाई जब माइनस होगा तो प्लस 4xy आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो वही आंसर हो जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। तो 5xy को जब -xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है, 5 1s are 5 आ जाएगा, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, यानी इन दो को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो आएगा -5x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो साथ साइन भी हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं शो हो रहा तो ये प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -x स्क्वायर को जब 5y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमारी दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई कि पहले बीच वाले दो टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आया जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये स्टेप आपको समझ आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पहली दो टर्म में देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। पहली दो टर्म में x कॉमन है क्योंकि इसमें x स्क्वायर है और यहाँ x की पावर 1 है, यानी 1x है, यहाँ 2x है, तो दोनों में जो कॉमन है वो 1x है। तो 1x को हमने कॉमन ले लिया, 1x चला गया तो बाकी 1x बच गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 1x चला गया, बाकी क्या बच गया +5y हमने लिख लिया। अब इन दो टर्म में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, और साथ y कॉमन है क्योंकि यहाँ 1y है और यहाँ 2y है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -y कॉमन ले लेंगे, माइनस भी चला गया, y भी चला गया, बाकी x बच गया, माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो y चला गया है, 2y है तो बाकी क्या बन गया 5y बन गया = 0, वैसे ही आ रहा है। अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखना है कि अब क्या कॉमन आ रहा है, पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है। देखिए x + 5y और x + 5y जब दोनों फैक्टर सेम हो तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया है। अगर दोनों में कोई तब्दीली आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन सही नहीं की। ठीक है, तो x + 5y पूरा फैक्टर कॉमन है तो x + 5y हमने पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया, और बाकी जो बच जाएगा उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये x बचा हुआ है और साथ -y बचा हुआ है, इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों फैक्टर, और = 0 है। अगर दो टर्म या दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये टर्म 0 के बराबर है या ये टर्म 0 के बराबर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 कब आंसर आता है, जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब दो फैक्टर आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनमें एक टर्म यकीनन 0 के बराबर होगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आया। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 5 को 3 से करो तो 15 आएगा, 5 को 1 से करो तो 5 आएगा। 0 कब आंसर आएगा, जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आई? यानी कि दो टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है उन दो टर्म में से एक जो टर्म है वो यकीनन 0 के इक्वल है। दोनों टर्म भी 0 के इक्वल हो सकती हैं, लेकिन एक टर्म तो लाजमन 0 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये हम कहते हैं क्योंकि दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है या x + 5y 0 के इक्वल है या x - y 0 के इक्वल है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम x की वैल्यू निकालते हैं, 5y उधर जाएगा तो x की वैल्यू -5y हो जाएगी, और y उधर जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वो कंडीशन बन गई, यानी x की हमने वैल्यू निकाल ली दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करके, यानी इक्वेशन 2 से फैक्टराइजेशन करके हमने ये दो वैल्यूज़ निकाली हैं, तो अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो बाय 1 हम 1 को यूज़ कर रहे हैं, पहले x की वैल्यू -5y पुट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम -5y पुट कर देंगे। तो x का स्क्वायर है यानी कि -5 का स्क्वायर आ जाएगा, +2y का स्क्वायर आ जाएगा = 3 आ जाएगा। -5y का स्क्वायर बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की पावर क्या है, 2 है। तो माइनस की पावर 2 है, माइनस माइनस = प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। 5 की पावर 2 है तो 5 स्क्वायर = 25 हो जाएगा, और y का स्क्वायर हमने लिख लिया। ठीक है, +2y स्क्वायर वैसे का वैसे हमने लिख लिया = 3।
ठीक है, ये अभी हमने इसको यूज़ किया है, अभी हम इसको बाद इसको भी यूज़ करते हैं। तो ये हमने कर लिया 25y² प्लस 2y², तो क्या बन जाएगा 25y² प्लस 2y², 27y², ठीक है ना, इज इक्वल टू 3, 7 इज इक्वल टू 3 वैसे ही आ रहा है। 27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/27, 3 1s are 3 और 3 9s are 27 होता है। तो y² हमारे पास 1/9 आ जाएगा, क्योंकि हमें अकेले y की वैल्यू चाहिए, यहाँ क्या है y² है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1/3, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 वैसे ही आ गया और 9 की जगह पे हमने 3 का स्क्वायर लगाया और स्क्वायर रूट से कट गया और 9 की जगह पे 3 आ गया। अब ये देखें y की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग बाय पुटिंग। हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू वाई, हम x इज इक्वल टू एक्स की जगह पे y पुट कर रहे हैं, किसमें, जैसे हमने इसके साथ काम किया इन वन। पहले हमने x इज इक्वल टू यानी x की जगह पे -5 पुट किया, हमारे पास y की वैल्यू आई है। अब x की जगह पे y पुट करेंगे 1 में, इन 1 में हम पुट कर रहे हैं। तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y² पहले से मौजूद है इज इक्वल टू 3y² प्लस 2y² यानी कि y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। यहाँ 1 है, 1y² प्लस 2y² 3y² इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ कट जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब स्क्वायर है y² इज इक्वल टू 1 है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 7 स्क्वायर रूट की वजह से y की वैल्यू +-1 आ गई। अब यहाँ y की वैल्यू भी आ गई और यहाँ y की वैल्यू भी आ गई। ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये हमारे पास असल x की वैल्यू नहीं निकली थी, y टर्म में हमारे पास वैल्यू निकली थी, ताकि हम x की जगह पे पुट करें हमारे पास रियल y की वैल्यू निकल आए। अब रियल हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है, ठीक है ना। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब हम पहले इसको यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरी इसको यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू +-1/3 हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इधर यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कोई नाम भी दे देते हैं, जैसे 1 2 नाम दिया था, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम 3 नाम दे देते हैं और इसको हम 4 नाम दे देते हैं। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं बाय 3, या आप ये भी कह सकते हो बाय पुटिंग। हम क्या कर रहे हैं, किसको पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू +-1/3 इन 3 में पुट कर रहे हैं, 3 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं y की जगह पे। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -5y है, -5। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करनी है, एक दफ़ा प्लस के साथ है एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो पहले प्लस के साथ पुट करते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। फिर हम x की वैल्यू माइनस के साथ पुट करेंगे, यहाँ पे ही कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -5 और एक दफ़ा -1/3 पुट करेंगे। एक दफ़ा प्लस के साथ है, यहाँ प्लस के साथ पुट किया है, एक दफ़ा माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस के साथ पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू प्लस और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। इसी तरह अब हमने इसको यूज़ करना है +-1 को। इसी तरह हम लिखेंगे बाय पुटिंग, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे लिखेंगे, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू +-1। हम +-1 को यूज़ कर रहे हैं। अब किस में पुट करते हैं, पहले जैसे 3 में पुट किया, अब इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, इन 4। यहाँ 3 में पुट किया है इक्वेशन 3 में, अब यहाँ इक्वेशन 4 में इस इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं और वो क्या है, x इज इक्वल टू, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई के इक्वल है, y +-1 है, तो
जैसे यहाँ पहले प्लस की वैल्यू पुट की है, फिर माइनस की वैल्यू पुट की है, यहाँ हमारे पास वैल्यू ही 1 है तो मैंने इकट्ठा ही पुट कर दिया, प्लस माइनस 1 कर दिया। ठीक है ना, बात समझ आई। क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक वैल्यू थी तो एक दफ़ा हमने प्लस के साथ पुट किया तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -5/3 आ गया। एक दफ़ा हमने माइनस पुट किया, यहाँ y की वैल्यू +-1 ही है तो एक दफ़ा प्लस के साथ अगर आप पुट करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो, x = +1 और फिर x = -1 मैंने इकट्ठा ही लिख लिया। ठीक है ना, तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में हमें क्या लिखना पड़ता है, ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर ये देखिए, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं कि पहली टर्म जो है वो x की, दूसरी टर्म जो है वो y की। तो जहाँ पे हमने x की या y की वैल्यूज़ पुट की है, जिस जगह पे हमने x की वैल्यू पुट की है तब जो y की वैल्यू है वो पुट करेंगे, या y की वैल्यू जो हमने पुट की है उस सिचुएशन में जो x की वैल्यू है यह हम इस तरह ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब हमने यहाँ क्या किया है, देखें यहाँ हमने जब x की वैल्यू जब हमने y की वैल्यू +1/3 पुट की है, यानी कि y की वैल्यू +1/3 पुट की है तो x की वैल्यू क्या आई है, -5/3। क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो y की जगह पे जब हमने +1/3 पुट किया है तो x की वैल्यू क्या आई है, -5/3। फिर हमने x की जगह पे जब -1/3 पुट किया है, यानी कि -1/3 पुट किया है तो x की वैल्यू क्या आई है, वो +5/3 आई है। ठीक है ना, यह अब हमारा हो गया। अब फिर हमने जो और टर्म थी उसमें x की वैल्यू भी +-1 है, y की वैल्यू भी +-1 है, तो इसको इस ऑर्डर पेयर को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो +-1 जब पुट किया है यानी कि x y की वैल्यू भी +-1 ही आई है, या आप ये कह लो कि y की वैल्यू +-1 थी तो उसी सिचुएशन में x की वैल्यू भी +-1 आई है और ये हमारा आंसर है। इन दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि अलग अलग था, इसको हमने इकट्ठा ही लिख लिया प्लस माइनस के साथ, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम थी। जब y की वैल्यू +-1 थी तो x की वैल्यू भी उसी सिचुएशन में +-1 थी, तो मैंने इनको इकट्ठा ऑर्डर पेयर में लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक को हमने 1 का नाम दे दिया, एक को हमने 2 का नाम दे दिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। 1 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, और 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 को। तो ये हमने क्यों किया, यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और इस पूरी इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ताकि जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम हो जाए। और जब कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएगी तो सब्ट्रैक्ट करके हम कांस्टेंट टर्म को कट कर देंगे, तो हमारे पास जस्ट ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं सिर्फ वही आ जाएंगी। तो हमने ये काम किया है। यहाँ ये क्या बन गया, 2x² - 4xy = 14। इस टर्म को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसको हमने 3 का नाम दे दिया, इसको हमने 4 का नाम दे दिया। आप हमेशा ये जहन में रखें, जो हम 1 2 3 4 आगे मैंने नाम दिए हुए हैं 5 6, ये जो हम नाम देते हैं ये हम अपनी आसानी के लिए देते हैं। क्यों, क्योंकि आगे जाके हमने इनको यूज़ करना होता है, उस इक्वेशन को बताना होता है कि हम उस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं या उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो अगर हम नाम नहीं दे देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, या जो चेक करने वाला है उसको हम कैसे बताएंगे कि हमने उस इक्वेशन को यूज़ किया या उस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो नाम देते हैं इन नाम लाजमन दिया करें, 1 2 3 4 A B C D कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये नाम देने का मकसद ये होता है कि आगे हमने जाके बताना होता है कि हम वो वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं या उस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब हमने जब ये काम कर लिया, 1 2 नाम दे दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। और ये वाली इक्वेशन जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई। इसको हमने 3 का नाम दे दिया, इसको हमने 4 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, पहले 3 वाली इक्वेशन लिख लिया है, फिर 4 वाली इक्वेशन लिख दी है। तो आपको पता है नीचे वाले टर्म
चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस के साथ माइनस आ गया, ये 14 कट गया, कांस्टेंट टर्म कट गई, बाकी 2x² माइनस 21y², क्योंकि ऊपर प्लस था साथ माइनस आ गया, माइनस 21y², और ये आ गया माइनस 4xy, और माइनस 7xy क्या बन गया, माइनस 11xy इज इक्वल टू 0। देखो 3 टर्म बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे। माइनस 11xy को बीच में लेके आए, माइनस 21y को आखिर में लेके आए, तो पहली और आखिरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बड़ी डिटेल से बताया कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो पहली और आखिरी टर्म लिख ली, पहले दरमियान वाली टर्म से हमने 2 टर्म बना ली, जो हमने ऐड करें तो माइनस 11xy आता है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो इन 2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन 2 को मल्टीप्लाई करके आता है। उसके बाद हमने पहली 2 टर्म में देखा क्या चीज़ कॉमन है, 2x कॉमन था, बाकी x माइनस 7y बच गया। अगली 2 टर्म में देखा कि क्या चीज़ कॉमन है, प्लस 3y कॉमन है। उसके बाद x माइनस 7y हमने ले लिया, जो बच गया वो हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। फिर इस पूरी टर्म को हमने लिख लिया, कॉमन ले लिया x माइनस 7y, और बाकी जो बच गया उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हम इसको भी 0 के इक्वल कर दिया और इसको भी 0 के इक्वल कर दिया। इसको 5 का नाम दे दिया, इसको 6 का नाम दे दिया। यहाँ हमने x की वैल्यू निकालनी थी, माइनस 7y को उधर लेके गए, ये प्लस 7y आ गया, इसको 7 का नाम दे दिया। और यहाँ 2x है, 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 3/2y आ जाएगी। इसको मैंने 7 का नाम दे दिया और इसको हमने 8 का नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय पुटिंग इन 1, ये जो x और दूसरे x की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, इसको हम किस पे पुट कर रहे हैं, इसको हम 1 में पुट कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें हमने पुट किया, जब x इज इक्वल टू 7y, x की जगह पे 7y पुट कर दिया, 7y का स्क्वायर माइनस 2xy है, x की जगह पे 7y, फिर y इज इक्वल टू 7y स्क्वायर। तो ये मैंने बीच में इतने सारे स्टेप्स नहीं किए, आपको पता चल जाएगा। 7y स्क्वायर क्या बनेगा, 49y स्क्वायर बनेगा, और जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y स्क्वायर बनेगा। 49y स्क्वायर माइनस 14y स्क्वायर क्या बन जाएगा, 35y स्क्वायर इज इक्वल टू, बस मैंने 2-3 स्टेप नहीं, हमें सिर्फ 1 या 2 स्टेप्स ही छोड़े हैं। तो उसके बाद इज इक्वल टू 7, यहाँ 35y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद मैंने यहाँ फिर एक स्टेप छोड़ा है, तो 7 और 35 जब आपस में कट होंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1/5 बन जाएगा। फिर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट लेना है ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, y की अकेली वैल्यू आ जाए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो y की वैल्यू क्या बन गई, स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया 1 के साथ, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, और 5 क्योंकि स्क्वायर किसी का नहीं बनता, इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने x की वैल्यू माइनस 3/2y भी 1 में पुट की, तो यहाँ y में 1 में पुट की, तो हमारे पास इसका स्क्वायर लिया तो माइनस प्लस में बदल गया, 3 9 बन गया, और 2 4 बन गया, और y का स्क्वायर आ गया, प्लस ये 3y स्क्वायर बन जाएगा। जब आप ये पुट करोगे 2 से कट जाएगा, और हमारे पास x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की, तो माइनस 3y ये आ जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आप पुट करके देखो, यही वैल्यू बनती है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने यहाँ LCM लिया, y स्क्वायर कॉमन लेके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 9 प्लस 12 आ जाएगा, और फिर हम उनको कट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ भी मैंने 2-3 स्टेप छोड़े हैं। आपने LCM लेना है, y स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, अंदर 9/4 प्लस 3 बन जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 नीचे ले लोगे, जैसे LCM लेने का तरीका है वैसे ही ले लोगे। 2-3 स्टेप्स करने के बाद आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 4/3। स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, y इज इक्वल टू 4 जो है वो 2 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आया, लेकिन 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब यहाँ y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक दफ़ा प्लस 1/√5 पुट करना है, किस में, इक्वेशन 7 में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस माइनस 7/√5, और फिर हमने ये वैल्यू y की पुट की इस जगह पे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और फिर सोल्यूशन सेट में चार आपके पास वो आ जाएंगे ऑर्डर पेयर। मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिख लिया, बाकी 3 ऑर्डर पेयर आप खुद ही लिख लें, यानी कि जब प्लस 1/√5 पुट किया तो x की क्या वैल्यू हुई, x पहला होता है, y बाद में होता है, वो आपने खुद लिख लेना है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है, आपकी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।